नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम जो है बिंदास अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए या आपकी तैयारी को थोड़ी सी धार देने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते हैं। इसमें अलग अलग दिन, हर दिन जो है अलग सब्जेक्ट को लेते हैं हम। उसी श्रृंखला में ये आज इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। इसमें हम लोग आर्थिकी से कितने 10 प्रश्न लेंगे और उनका डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने प्रश्न क्या हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है ना। जीडीपी कितने दर रहने के अनुमान है 2025-26 में। तो इसके आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पहला नंबर 5.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 7.2% और ऑप्शन डी हो जाएगा 8.1%। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 6.5%। बात करें इसके सल्यूशन की, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है, 6.5%। ठीक है, अगर बात करें तो यह अनुमान किसने लगाया है, तो एक तो हमारे भारतीय संस्थान आरबीआई ने, है ना, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं इसमें, एक तो हो जाएगा अपना आईएमएफ हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा हमारी वर्ल्ड बैंक हो जाएगी, ठीक है, विश्व बैंक हो जाएगी। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, जैसे जीईएफ ग्लोबल इकोनॉमिक फंड जो हो जाता है वो भी इसके अनुमान लगाता है, और ऐसी ही और भी बहुत सारी संस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, फिर बात करें कोविड-19 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा गया। चूँकि कोविड-19 के टाइम पे जो है सारी चीज़ें ठप पड़ गई थी, जिससे आर्थिक व्यवस्था का जो है वृद्धि दर काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, तो कोविड-19 के बाद अब थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो थोड़ा सा उठान दिखाई पड़ रहा है। बात करें सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र, इनमें मजबूती दर्ज की गई, इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगर बात करें वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में तेज़ी से अर्थव्यवस्था उभरती हुई है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अब विश्व में अन्य देशों या अन्य महाद्वीपों के देश जो हैं उनकी वृद्धि दर इतनी अच्छी नहीं दिखाई जा रही है जितनी कि भारत की दिखाई गई। ठीक है, भारत में मंदी के बावजूद जो है अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा शामिल, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था शामिल है। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि भारत में मौद्रिक नीति बनाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है ना। मौद्रिक नीति क्या होती है, ऐसी नीति जो ये निर्णय लेती है या ये डिसीजन लेती है, या इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो है महंगाई का लेवल क्या रहेगा, या वस्तुओं की बिक्री जो है वो उसका जो ग्लोबली या जो है देश के स्तर पर उनकी बिक्री का रेट क्या रहेगा। ठीक है, कि महंगाई का रेट क्या रहेगा, कब महंगाई को सस्ता बनाना है, कब महंगा बनाना है, इस प्रकार की नीतियाँ बनाने का कार्य क्या है, मौद्रिक नीति समिति को दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, वित्त मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या योजना आयोग। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई कार्य करता है ये। अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति बनाने वाली प्रमुख संस्था है। ठीक है, और आरबीआई के अंतर्गत जो है, अगर बात करें आरबीआई की को, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, और बात करें तो मौद्रिक नीति समिति MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, महंगाई को कम या ज़्यादा किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो जाते हैं MPC के। ठीक है, या मौद्रिक नीति के। बात करें वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति के लिए जिम्मेदार है, ना कि मौद्रिक नीति के लिए। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजकोषीय नीति के लिए जिम्मेदार संस्थान कौन हो जाएगा, तो वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 3 नंबर, ये कह रहा है कि भारत में जीएसटी है ना, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था, इसकी डेट बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2016, या 1 अप्रैल 2018, या फिर 1 मार्च 2019 हो जाएगा। अगर बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1 जुलाई 2017। क्या हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, इसके सोल्यूशन की बात करें तो भारत में जीएसटी की स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017 को हुई थी। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखना आपको, जीएसटी की स्टार्टिंग 1 जुलाई 2017 को हुई थी और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा, अप्रत्यक्ष कर है जिसमें क्या है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, बात करें जीएसटी ने कई पुराने करों है ना, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को अपने आप में शामिल कर लिया है या इनको हटा दिया है। बात करें वर्तमान में इसकी जीएसटी की कितनी स्लैब्स हैं, स्लैब्स मतलब कितनी दरें हैं, एक तो 5% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 18% और 28%। देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के आ सकते हैं। एक तो ये 4 स्लैब्स हो जाएंगी, 4 स्लैब्स। ठीक है, जिसमें 5%, 12, 18 और 28। पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें 0 स्लैब को भी 1% मान लिया जाता है, जिस पर 0% टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख के जो है टिक करेंगे। अगर बात करें इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था एक देश एक कर एक बाजार, है ना, पूरे देश में एक समान, एक बाजार में एक समान कर लगेगा सभी को। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जीएसटी का पोस्टमार्टम किया हमने। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। व्यापारिक भागीदार का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके मध्य में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, कि भारत सबसे ज़्यादा और यहाँ इन दोनों के मध्य व्यापार का जो है रेट में सबसे ज़्यादा किसका रोल है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना, नंबर 2 हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए, तीसरा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई, तीसरा हो जाएगा सऊदी अरब। तो अगर वर्तमान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यूएसए हो जाएगा। बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाएगा। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2025-26 में 128 अरब डॉलर रहा है। कितना, 128 अरब डॉलर, जो कि बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। बात करें किन किन क्षेत्रों में हुआ है, तो भारत का निर्यात, भारत ने जो है इंडिया ने यूएस को क्या क्या दिया है, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाएं। अगर बात करें कि भारत में आयात क्या हुआ है, भारत में आया क्या क्या है, तो भारत में यूएसए से तेल एवं गैस आई है, रक्षा उपकरण हो गए जो कि मिलिट्री से संबंधित है, और मशीनरी आई है। ठीक है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर अभी वार्ता चल रही है और ज़्यादा इसको जो है लिटरल बनाने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर हो जाएगा कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, या मासिक उपभोग व्यय, या रोजगार की स्थिति, है ना। तो गरीबी का निर्धारण भारत में किस के आधार पर किया जाता है, मासिक आधार पर। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मासिक उपभोग व्यय के आधार पर। अगर इसकी बात करें तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण मासिक उपभोग व्यय पर के आधार पर किया जाता है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए रूरल अलग हो जाएगा, रूरल, और जो है अर्बन के लिए अलग से सिस्टम रखा गया, व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं बनाई गई हैं, क्योंकि शहर में रहने वाली लोगों के लिए उनकी चीज़ें महंगी होंगी तो उनका रेट अलग रहेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी सी सस्ती रहती हैं तो उनका लेवल अलग रहेगा। ठीक है, और इनका जो है डिपेंडेंसी वहाँ के अर्बन क्षेत्र में रहने के रेट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वहाँ पे जो है आप काम करोगे तो उसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। बात करें नीति आयोग ने 2023 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, बात करें वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 972 रुपये पर मंथ और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये पर मंथ जो इंसान खर्चा कर पा रहा है या इससे ज़्यादा खर्चा कर पा रहा है,
तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। और जो खर्चा नहीं कर पा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। बात करें गरीबी अनुपात में लगातार कमी दर्ज की गई है। अगर बात करें भारत में 2011-12 में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते थे, पर 2023 की बात करें तो अभी वर्तमान में 11% ही लोग हैं, ठीक है। मतलब 100 में 11 लोग अभी भी गरीब हैं। हालांकि ये तो आंकड़े बता रहे हैं, पर रियलिटी कुछ और है, रियल में ज़्यादा ही लोग गरीब हैं, है ना। अगला बात करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न 6 नंबर। भारत में कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या विनिर्माण? तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट हो गए, है ना, या फिर कोई शॉप हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सेवा क्षेत्र में आ जाती हैं। अगर बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक योगदान जो कि 55% है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है 55%, ठीक है। अगर बात करें इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 18% हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 45% आबादी को रोजगार देता है। और उद्योग क्षेत्र का योगदान 27% हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना हो जाएगा? 18%। सेकेंडरी का हो जाएगा जो कि उद्योग में योगदान से 27% हो जाएगा। सर्विस सेक्टर की बात करें थर्ड टर्शियरी, तो इसका हो जाएगा 55%, ठीक है, 55%। पर एग्रीकल्चर जो है हमारा 45% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। तो रोज़गार के मामले में सबसे आगे प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड देयर रिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। भारत एक कैसा है? सेवा प्रधान देश है। पहले भारत कैसा था? पहले भारत कृषि प्रधान देश था, पर वर्तमान में सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कृषि प्रधान देश, तो अब इसका सिनेरियो बदल रहा है, तो अब ये सेवा प्रधान देश बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन इंडेक्स, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा या जो अभी वर्तमान में यूज किया जा रहा है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। इसके पहले होल प्राइस इंडेक्स चल रहा था, पर ये अच्छे से माप नहीं बता पाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। आरबीआई भी इसी का यूज़ कर रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सीपीआई की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक माना जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई का हुई प्राथमिकता देती है, मतलब आरबीआई भी जो है अपनी मौद्रिक नीति जारी करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही यूज़ करती है, फिर उसके आधार पर अपने आंकड़े जारी करती है, ठीक है। होल प्राइस इंडेक्स की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक, तो ये थोक स्तर पर जो है मूल्य परिवर्तन को मापता है। थोक मतलब बिखरी चीज़ें, है ना, बिखरी चीज़ें नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई दूध है, तो दूध का जो पूरा एक मानते बाल्टा है, पूरा बाल्टा मतलब पूरा एक बोरा, तो उस हिसाब से मापता है, ठीक है, ना कि एक एक चीज़ का अलग अलग से। ये थोक में देती चीज़ें उसके हिसाब से मापता है। कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो है बेस ईयर 2024 माना गया है, इसमें 100 वस्तुओं को शामिल किया गया है, 100 मदों को, ठीक है। बात करें खाद्य एवं पेय पदार्थ जो है, इसको सीपीआई में सबसे अधिक भार दिया गया, सबसे ज़्यादा वेटेज, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसको दिया गया है? तो ये हो जाएगा अपना खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 8 नंबर कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स गरीबी हटाओ के नारे को स्टार्ट करते हैं या उसके साथ शुरू किए गए थे? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसको अपना प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख जो है लक्ष्य माना गया था, प्रमुख प्लान जो है माना गया था, ठीक है। जो कि बात करें पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के रूप में चली थी। इसका मुख्य नारा था गरीबी हटाओ, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। बात करें यह योजना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी, ठीक है। इसमें कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। बात करें इसी योजना के दौरान हरित क्रांति की स्टार्टिंग भी की गई थी, ठीक है। हरित क्रांति की स्टार्टिंग कब की गई थी? 1967-68 में, ठीक है। ये 1967-68 में हरित क्रांति की स्टार्टिंग दिखाई देती है, पर इसका प्रभाव इस टाइम दिखाई देता है।
ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो ये इनकम टैक्स आयकर हो जाएगा, या कारपोरेट टैक्स हो जाएगा, या जीएसटी हो जाएगा, या सीमा शुल्क हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जीएसटी सबसे ज़्यादा जो है कर राजस्व को निकालती है। बात करें भारत में सबसे अधिक कर राजस्व का स्रोत जीएसटी बन गई है, ठीक है। अगर बात करें 2025-26 में मासिक जीएसटी संग्रहण का औसतन 1.6 लाख करोड़, मतलब औसतन मासिक मंथली 1.6 लाख करोड़ हो जाता है केवल जीएसटी से। दूसरा आयकर हो जाएगा सेकंड नंबर पे। तो पहले हो जाएगा जीएसटी, फिर हो जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। कारपोरेट टैक्स का योगदान भी महत्वपूर्ण है, तो इसके बाद जो है कारपोरेट टैक्स किया जाएगा। बात करें सीमा शुल्क और अन्य करों का योगदान अपेक्षाकृत कम है। सबसे पहले क्या हो जाएगा अपना जीएसटी हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपना कारपोरेट टैक्स, ठीक है, कारपोरेट टैक्स। तो ये सीक्वेंस भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 10 नंबर, जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न हो जाएगा, लास्ट। क्या है कि भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। किसके लिए, बेरोजगारी दर मापने के लिए। तो आरबीआई हो जाएगा, या एनएसओ हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या योजना आयोग हो जाएगा, या फिर सीएससी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। तो अभी वर्तमान की बात करें तो ये एनएसओ हो जाएगा, पर पहले की बात करें तो पहले सीएसओ करता था, अब सीएसओ के काम एनएसओ के पास आ गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। एनएसओ बेरोजगारी दर का जो है मापन करता है, और एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है। अगर पूछ लेता है कि एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। या नियमित रूप से श्रम बल सर्वेक्षण करता है। श्रम बल मतलब इसको प्रकाशित करता है, ठीक है। बात करें 2025-26 में शहरी बेरोजगारी दर लगभग 6.5% रही। कितनी, 6.5%। ये भी किसने दिया है, एनएसओ के अनुसार। बात करें ग्रामीण बेरोजगारी दर शहरी की तुलना में कम है। मतलब अगर ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी शहरी की तुलना में कम है, मतलब शहरों में बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहरी ज़्यादा बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे आज के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी अपना स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव योर रिजल्ट एंड सक्सेस, ठीक है। बात करें तो वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। फिर डिस्कस करेंगे हम अपने 10 प्रश्न, है ना। तो तैयारी को अपनी आगे बढ़ाते रहिए। बाकी मिलते हैं।